हेलो लर्नर्स, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। ज्ञानश्री क्लासेस के यूट्यूब सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस सीरीज़ में। ये हमारा अभ्यास सीरीज़ आपके एग्जामिनेशन तक चलेगा और डेली हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे आता है ये वीडियो। और ये वीडियो आने का टाइमिंग जो है आज का रहेगा 12:15 PM, लेकिन ये 12:15 से लेकर और 4 बजे के बीच में कभी भी आ सकता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि आपको समय पे नोटिफिकेशन भी मिल जाए और ये वीडियो आपके रिकमेंडेशन में आता रहे, है ना। स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को। और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइएगा। तो चलिए आज के इस बेहतरीन सेशन को स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हमेशा की तरह आपके लिए लेके आया हूँ। आज है 7 अक्टूबर और लेट्स गेट स्टार्टेड विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन हमारे पास है ओरिएंटल, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स से, और ये है व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स इन इंडिया। बताइए भारत में गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रमों का मुख्य उद्देश्य क्या है। पहला ऑप्शन है टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज, यानी भारतीय पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना। दूसरा ऑप्शन है टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। तीसरा ऑप्शन है टू एनहेंस डिजिटल लिटरेसी अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है टू फोकस ऑन द स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज, यानी शास्त्रीय भाषाओं के अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना। बताइए इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। जो भी आपको करेक्ट लग रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए और उसके सामने जो उसका करेक्ट आंसर होगा वो नीचे मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। देखिए बहुत से लर्नर्स का जो है 10 में से 10 क्वेश्चन सही हो जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि प्रैक्टिस करने से आपके जो है क्वेश्चंस भी सही हो रहे हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स भी रेडी हो रहे हैं। और आई होप कि कुछ शॉर्ट नोट्स भी आप बनाते होंगे जब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा होता हूँ यहाँ पे। तो देखिए अगर हम इसके करेक्ट आंसर के बारे में बात करें, ये पूछ रहा है कि भाई नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम जो होते हैं, गैर पारंपरिक शिक्षण कार्यक्रम, उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्या होते हैं ये नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम। सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं। नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स भारत में डिज़ाइन किए गए हैं ताकि जो शिक्षा है वो ट्रेडिशनल सिस्टम से हटा के हमारा जो मेन फोकस है वो प्रैक्टिकल स्किल पे आ जाए। क्योंकि पहले क्या है कि थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, रटने पर ध्यान दिया जाता था, है ना। लेकिन अब हमारा जो है प्रैक्टिकल स्किल और वोकेशनल एजुकेशन हम जिसे बोले कि शिक्षा ऐसी हो जो आपको नौकरी दिलाए, कम से कम आप अपनी जो है दिनचर्या जो भी आपकी है, जो भी आपकी ज़रूरतें हैं उनको पूरा कर पाओ उसी शिक्षा के थ्रू। तो ये प्रोग्राम्स, इनका जो मेन एम है वो है कि भाई मार्केट रेलेवेंट स्किल्स जो है वो लर्नर्स के अंदर आ जाए। जो भी मार्केट का डिमांड है उसके हिसाब से उनको हम शिक्षा दिलवाएं। तो मार्केट रेलेवेंट स्किल्स और उनको एम्प्लॉयबल बनाना, यानी नौकरी करने योग्य बनाना ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है ना। और जो भी नए नए फील्ड्स इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अभी आप देखो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इमर्ज हो रहा है, एआई, है ना, अभी मशीन लर्निंग इमर्ज हो रहा है। तो इन फील्ड्स में जो भी नौकरियां हैं इनके लिए क्या क्या प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, अगर उनको कोई डिप्लोमा हो रहा है, कुछ हो रहा है, अगर उनको लर्नर्स करें तो वो ज़्यादा एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, उनको बेहतर तरीके की नौकरी मिलेगी, है ना। तो जो कन्वेंशनल प्रोग्राम्स हैं उनका जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है, एकेडमिक और थ्योरेटिकल नॉलेज पे, जो थ्योरी होती है उस पर। लेकिन नॉन कन्वेंशनल जो गैर पारंपरिक शिक्षा कार्यक्रम है उनका मुख्य उद्देश्य क्या है, इनका है कि भाई जो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है और एम्प्लॉयबिलिटी है इसके ऊपर फोकस किया जाए। तो पहला ऑप्शन देखें, ये कह रहा है टू प्रमोट ट्रेडिशनल इंडियन नॉलेज। देखिए ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में किया जाता है, भारतीय पारंपरिक ज्ञान को बढ़ावा देना ये ओरिएंटल लर्निंग प्रोग्राम में होता है। तो ये तो होगा नहीं इसका करेक्ट आंसर। टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है टू एनहेंस डिजिटल लिटरेसी अमंग स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच डिजिटल साक्षरता बढ़ाना। देखिए डिजिटल साक्षरता बढ़ाना जो है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा क्लोजली ये रिलेटेड है मॉडर्न डिजिटल इनिशिएटिव से, ना कि नॉन कन्वेंशनल से। क्योंकि नॉन कन्वेंशनल में जो है सिर्फ डिजिटल ही नहीं आएगा, बल्कि आज जैसे ITI हो गया, पॉलीटेक्निक हो गया, ये सारे ही नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, तो ये भी नहीं होगा। और जो आखिरी ऑप्शन है टू फोकस ऑन स्टडी ऑफ क्लासिकल लैंग्वेजेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में अगर बात कर रहा है तो ये ओरिएंटल प्रोग्राम्स के बारे में बात कर रहा है और ये भी नहीं होगा। यहाँ पर नॉन कन्वेंशनल पूछ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, टू प्रोवाइड वोकेशनल एंड स्किल बेस्ड ट्रेनिंग, यानी व्यावसायिक और कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करना। ITI और पॉलिटेक्निक लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, कौशल का विकास किया जाता है ना, और ट्रेनिंग दिया जाता है ताकि आप एम्प्लॉयबल बन सके और जल्दी से नौकरी पा सके। तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है वैल्यू एजुकेशन और इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड। तो सबसे पहले तो इन्वायरमेंटल एजुकेशन का ये प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है
पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सैद्धांतिक ज्ञान प्रदान करना, टू इम्पार्ट थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट इकोसिस्टम। दूसरा ऑप्शन है सततता की ओर व्यवहारिक परिवर्तन को प्रोत्साहित करना, यानी टू एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तीसरा ऑप्शन है टू फोकस ओनली ऑन द इन्वायरमेंटल लॉज, यानी केवल पर्यावरणीय कानूनों पर ध्यान केंद्रित करना। या फिर चौथा ऑप्शन है टू प्रमोट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना। बताइए इनका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए और क्वेश्चन नंबर 2 लिखने के बाद जो भी करेक्ट ऑप्शन है वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर दीजिए। मैं सबके कमेंट्स देखता हूं और आप देखते हैं कि डेली जो है मैं हार्ट भी देता हूं और साथ ही साथ रिप्लाई जिनका भी जरूरत होता है उनको करता हूं। कोई भी अगर आपको डाउट भी है तो आप जो है वहीं पर मेंशन करिए नीचे कमेंट सेक्शन में, उसको रिजॉल्व करूंगा 101%। तो देखिए ये कह रहा है कि एक मुख्य उद्देश्य बताइए पर्यावरण शिक्षा की, इन्वायरमेंटल एजुकेशन। और जैसा कि हम जानते हैं कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? पहली चीज़ तो क्लाइमेट चेंज, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, अगर हम अपने आने वाले जनरेशन को आगाह नहीं करेंगे, अगर उनको हम सेंसिटिव नहीं बनाएंगे टुवर्ड्स द क्लाइमेट, देन इट विल बी कैटास्ट्रॉफिक, बहुत ही जो है खतरनाक हो जाएगा ये, है ना। तो इस एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सस्टेनेबिलिटी, जो सततता है, इसके तरफ जो है हमें ले जाना है और इसके लिए इन्वायरमेंटल एजुकेशन जरूरी है। तीसरी चीज़ है कि जागरूकता, अवेयरनेस फैलाने के लिए, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने के लिए, ताकि कम से कम लोग जो है वो माइंडफुल हो जाएं कि कैसे वो रिसोर्सेज, कैसे वो संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। चौथा चीज़ इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ाने का ये फ़ायदा है कि इससे जो है हमारे जो दिनचर्या में जितनी ज़रूरत है उतना ही हम रिसोर्सेज को यूज़ करें और बाकी रिसोर्सेज जितना है वो उस कंजर्व करने की कोशिश करें। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जिससे इन्वायरमेंटल एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। तो पहला ऑप्शन आपके पास क्या है? देखिए पहला ऑप्शन है थ्योरेटिकल नॉलेज अबाउट इकोसिस्टम। देखिए थ्योरेटिकल नॉलेज जो है ना, ये करिकुलम का पार्ट है लेकिन मेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। मुख्य उद्देश्य थ्योरेटिकल नॉलेज लेना नहीं है। दूसरा ऑप्शन आपके पास है टू एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस टू सस्टेनेबिलिटी, हो सकता है। तीसरा ऑप्शन है टू फोकस ओनली ऑन एनवायरमेंटल लॉज। जहाँ भी ओनली वगैरह आ जाए ना इस टाइप का, तो ये जो है बिल्कुल ही हम कहते हैं ना कि एक तरफ वाला ये आंसर हो गया, यानी एक तरफा आंसर नहीं होगा। किसी भी प्रकार का अगर ओनली हो गया या अगर हो गया कि दिस इज़ नॉट, तो इस पे आप जो है बहुत ध्यान देके उस ऑप्शन को देखा करिए। केवल पर्यावरणीय कानूनों पर ध्यान केंद्रित करना नहीं, इन्वायरमेंटल लॉज पे केवल ध्यान नहीं केंद्रित करना है। देखिए लॉज जो है ये पढ़ाए जाते हैं, इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो काफ़ी ब्रॉड है, काफ़ी जो है व्यापक तौर पर पढ़ाया जाता है। उसमें लॉज भी आते हैं लेकिन प्रैक्टिकल एक्शंस भी आते हैं। तो सिर्फ इन्वायरमेंटल लॉज पे फोकस ही जो है मुख्य उद्देश्य नहीं है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं, औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि इसके कॉन्ट्ररी में जो हमारा गोल है वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ होना चाहिए, सततता की तरफ होना चाहिए, है ना। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, और आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। देखिए अगर हम बात करें प्राइमरी एम ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन या पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य, तो ये है कि भाई अंडरस्टैंडिंग जो इन्वायरमेंट के लिए है उसको बढ़ावा देना, यानी जो समझ है हमारा पर्यावरण के लिए उसको बढ़ावा देना। हमें बिहेवियरल चेंज करना होगा। जो हमारा मुख्य उद्देश्य है वो ये होना चाहिए कि जो व्यवहारिक ज्ञान है उसको हम दें, लोगों के व्यवहार में लाएं, है ना। ये आपके डेली लाइफ में आना चाहिए कि जब भी आप कमरे से निकल रहे हो तो आप अपने फ़ैन को और लाइट को ऑफ करो, चाहे आपका बिल लग रहा हो या ना लग रहा हो। ये आपके डेली लाइफ में होना चाहिए कि कोई भी कम्यूट पे आप जा रहे हो, कहीं भी आप घूमने जा रहे हो, तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रेफर करिए। तो ये सारी चीज़ें आपके व्यवहार में आनी चाहिए। तो सिर्फ नॉलेज इम्पार्ट करना नहीं है, बल्कि मोटिवेट करना है स्टूडेंट्स को कि वो एक्शन लें टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, इस पर्यावरण को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको कंजर्व करने के लिए, इसको सस्टेनेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए और सस्टेनेबल तरीके से इन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। तो जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, टू एनकरेज बिहेवियरल चेंजेस टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी। तो आई होप कि जो भी मैं एक्सप्लेनेशन करता हूँ वो आपको पसंद आता है। देखिए बहुत ज़्यादा एफर्ट जाता है इन प्रश्नों को रोज़ आप तक पहुँचाना, और डेली जो है बिना किसी गैप के इन चीज़ों को, जितने भी यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ उन सभी को आपके सामने प्रेजेंट करना। तो आपसे मैं यही एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप वीडियो को लाइक कर देंगे, नीचे कमेंट में जो है अपना मेंशन कर देंगे कि आपको कैसा लग रहा है ये वीडियो, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके स्टडी ग्रुप्स हैं वहाँ पर शेयर कर देंगे। हमारा अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल इशूज से, व्हाट इज़ द प्राइमरी कंसर्न विद बायोमेडिकल वेस्ट। बताइए अगर हम बायोमेडिकल अपशिष्ट के बारे में बात करें तो इसकी मुख्य चिंता क्या है, प्राइमरी कंसर्न क्या है। पहला ऑप्शन है इसमें अपघटन में लंबा समय लगता है, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डिकम्पोज। दूसरा ऑप्शन है इट कैन लीड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, यानी यह संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। तीसरा ऑप्शन है इट इज़ डिफिकल्ट टू रिसाइकल, इसे पुनर्चक्रण करना मुश्किल है। या फिर चौथा ऑप्शन है इट कॉजेज एयर पोल्यूशन, यानी यह वायु प्रदूषण का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे और इसके सामने जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है कि इसका होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। 5 सेकंड का आपको समय देता हूँ, नीचे आप जाके कमेंट कर दीजिए और फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ।
तो सबसे पहले देखिए स्टार्ट करते हैं इसको समझना, बायोमेडिकल वेस्ट होता क्या है, बायोमेडिकल वेस्ट में आता क्या क्या है, जो बायोमेडिकल अपशिष्ट है इसमें क्या आता है। बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना, इसमें वो मटेरियल आते हैं जो पोटेंशियली इन्फेक्शियस होते हैं, यानी इनमें इन्फेक्शंस हो सकते हैं, क्योंकि ये मेडिकल वेस्ट है। आपके जो भी चिकित्सा संबंधी क्षेत्र हैं, यहाँ पर जैसे हॉस्पिटल्स है, वहाँ से कुछ निकलने वाला जो अपशिष्ट है, जो वेस्ट है, जैसे ग्लव्स हो गया, अगर किसी का ऑपरेशन किया जा रहा है उसका जो ब्लेड यूज़ हुआ है वो हो गया, सिरिंज हो गया, तो ये सारी चीज़ें जो है ना इन्फेक्शियस होती हैं। तो इनको जो है हमें बहुत ही ध्यान से इसको जो ले जाके और कहीं डिकम्पोज या डिस्पोज करना होता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे बैंडेज हो गया, है ना, आपको बैंडेज जो भी लोग यूज़ करते हैं, सिरिंज जो लोग यूज करते हैं, दूसरे मेडिकल इक्विपमेंट है, और अगर इनका इम्प्रॉपर हैंडलिंग हुआ तो इससे जो डिजीजेज हैं वो काफ़ी स्प्रेड हो जाएंगे, इन्फेक्शंस स्प्रेड हो जाएंगे। अच्छा देखिए, जब ये वुहान वायरस चल रहा था और इसके दौरान बार बार बोला जाता था कि अपने हाथों को साफ करिए और बहुत ही अच्छे तरीके से साफ सफाई रखिए, बार बार जो है आप सैनिटाइज करिए हाथों को, तो ये सारी चीज़ें क्यों की जा रही थी, ताकि जो स्प्रेड है वो रुक सके। तो इसीलिए अगर हम ऑप्शन ए को देखें तो बायोमेडिकल वेस्ट जो है ना, ये मेन कंसर्न ये नहीं है कि इसको डिकम्पोज होने में ज़्यादा टाइम लगता है, बल्कि इसका जो इन्फेक्शियस नेचर है, यानी इसमें इन्फेक्शंस होते हैं, वो इसका मेन कंसर्न है, प्राइमरी कंसर्न है। तो ये तो नहीं होगा। रिसाइकल करना डिफ़िकल्ट है नहीं है, ये जो है इसका मेन कंसर्न नहीं है। हाँ, ये होता है डिफ़िकल्ट टू रिसाइकल, लेकिन उसके लिए जो है संयंत्र बने हुए हैं, उसके लिए भी तरीका बना हुआ है, तो ये जो है नहीं होगा इसका प्राइमरी कंसर्न। और एयर पोल्यूशन जो है ये इसका प्राइमरी कंसर्न नहीं होता है, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है ये प्राइमरली कॉन्टेमिनेट करता है बायोलॉजिकल सिस्टम को, और इम्प्रॉपर डिस्पोजल से जो है एयर पोल्यूशन हो सकता है, लेकिन मेन मुख्य कंसर्न नहीं है। ये मुख्य कंसर्न है कि ये जो है ना संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। इट कैन लेड टू द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शंस, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं जैसे बैंडेज है, सिरिंज है, इन सभी में इन्फेक्शंस हो सकते हैं। तो बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि आपने इसका सही उत्तर दिया हो। अगले प्रश्न पर चलते हैं, और हमारा अगला प्रश्न है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से, है ना, जो हमारा पर्यावरण संबंधी जो एक्ट है 1986, इससे है ये। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की कौन सी धारा केंद्र सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी आवश्यक उपाय करने की शक्ति देती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, और जब मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा तो आप इसको नोट कर लीजिएगा अलग से। एक जो आप कॉपी बना रहे होंगे, मैंने आपको बोला है ना कि आप डेली प्रैक्टिस सेशन करिए, तो अपने साथ एक कॉपी रखिए जहां पर जो भी इंपॉर्टेंट आपको मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं उनको नोट किया करिए एक जगह। तो उसी नोटबुक में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे, तो वहाँ पर जो है इसको भी नोट कर लीजिएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और ये एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है, आ सकता है ये। तो अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, तो बताइए कि कौन सी धारा कह रहा है कि वो शक्ति देता है केंद्र सरकार को कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वो सभी आवश्यक उपाय जो है वो अपना सके। पहला ऑप्शन है सेक्शन 3, दूसरा ऑप्शन है सेक्शन 5, तीसरा ऑप्शन है सेक्शन 8 और चौथा ऑप्शन है सेक्शन 10। यानी धारा 3, धारा 5, धारा 8 और धारा 10 में से कौन सा धारा ऐसा है जो ये पावर देता है? जो भी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 लिख के और नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात करें एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वो सभी नेसेसरी मेजर्स जो है वो ले सके प्रोटेक्शन करने के लिए और इम्प्रूवमेंट करने के लिए पर्यावरण की। और इसमें जो है बहुत सारे स्टैंडर्ड्स आते हैं, प्रोसीजर्स आते हैं पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर हम बात करें इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो वो होगा ए सेक्शन 3, यानी धारा 3 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। धारा 3 के तहत जो है क्या होता है, इसके पास इंडियन गवर्नमेंट को पावर देता है ये कि वो सभी नेसेसरी मेजर्स ले सके प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट करने का इन्वायरमेंट को, और इसमें जो है जो भी स्टैंडर्ड्स और प्रोसीजर्स हैं पॉल्यूशन को प्रिवेंट करने का वो भी आता है। धारा 5 को देखें तो ये पावर ऑफ इशू डायरेक्शन के तरफ दिखाता है, यानी इशू डायरेक्ट करने का जो पावर होता है वो है। धारा 8 जो है ये डील करता है ऑपरेशन ऑफ हजार्डस सब्सटेंस से, है ना, जो भी खतरनाक सब्सटेंसेज हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा पैदा कर सकते हैं, बायोमेडिकल लेवल पे भी, न्यूक्लियर लेवल पे, तो उनके लिए है। और सेक्शन 10 जो है ये इंस्पेक्शन और एग्जामिनेशन से रिलेटेड है, तो ये जो है नहीं होगा। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेक्शन 3, है ना, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, और ये डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन से है। और ये प्रश्न है, व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ शोध गंगोत्री इनिशिएटिव? बताइए शोध गंगोत्री पहल का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है आपके पास टू प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कंप्लीटेड पीएचडी थीसिस, यानी पूर्व पीएचडी थीसिस के लिए एक मंच प्रदान करना। दूसरा ऑप्शन है टू आर्काइव रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड फॉर पीएचडी, यानी पीएचडी के लिए प्रस्तुत शोध प्रस्तावों का संग्रहण करना।
तीसरा ऑप्शन है स्नातक छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षण को सक्षम बनाना, टू एनेबल डिजिटल लर्निंग फॉर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। या फिर चौथा ऑप्शन है टू प्रोवाइड फंडिंग फॉर डॉक्टोरल रिसर्च, यानी डॉक्टोरल शोध के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। बताइए इन चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन क्या होगा। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, क्वेश्चन नंबर 5 लिखिए और 5 के सामने जो भी करेक्ट आंसर आपको लग रहा है मैं आपको 5 सेकंड देता हूं, जाके लिख के आइए कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखिए अगर हम बात करें डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन में और शोध गंगोत्री इनिशिएटिव को, है ना, जो ये शोध गंगोत्री पहल है इसके बारे में, तो क्या होता है पहले इसको समझ लेते हैं। ये शोध गंगोत्री जो है ये एक रिपोजिटरी है ना, दिस इज अ रिपोजिटरी। और ये क्या करता है, ये रिसर्च प्रपोजल्स को आर्काइव करता है, याद रखिएगा। और मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है पहले भी, देखिए नाम से ही समझ में आ जाता है गंगा का उद्गम कहाँ से हुआ था, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो यानी अगर आपका जो रिसर्च है उसका उद्गम यानी स्टार्टिंग कहाँ से होगा, तो रिसर्च प्रपोजल से स्टार्ट होता है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि रिसर्च प्रपोजल जो है उसको, जो पीएचडी रजिस्ट्रेशन हम करते हैं तो रिसर्च प्रपोजल सबमिट करते हैं, उस रिसर्च प्रपोजल को जो है एक जगह संग्रहण करने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। इससे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन होता है, यानी एक जो है ना पारदर्शिता आती है चीज़ों में, पता होता है कि हाँ किसने ये काम स्टार्ट किया है और जो ऑनगोइंग रिसर्च है हमारे भारत में क्या कौन कौन से अनुसंधान चल रहे हैं तो वो पब्लिश होने के बाद पता चलते हैं। लेकिन रिसर्च प्रपोजल अगर आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ऑनगोइंग रिसर्च जो है इनिशियल स्टेज में कौन कौन से हैं, किस किस टॉपिक पे जो है वो चल रहा है रिसर्च, है ना। तो ये बहुत हेल्पफुल है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या कौन सा होगा, ये होगा बी, टू आर्काइव रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड फॉर पीएचडी, यानी पीएचडी के लिए प्रस्तुत शोध प्रस्तावों का संग्रहण करना, ये इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने दिया हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अब हमारा अगला प्रश्न टीचिंग एप्टीट्यूड से है और ये है विच लेवल ऑफ टीचिंग फोकसेस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिफ्लेक्टिव थिंकिंग। बताइए शिक्षण का कौन सा स्तर समस्या समाधान और चिंतनशील सोच पर केंद्रित होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है और पहला ऑप्शन है आपके पास मेमोरी लेवल, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल, तीसरा है रिफ्लेक्टिव लेवल और चौथा ऑप्शन है नॉलेज लेवल, यानी स्मृति स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर और ज्ञान स्तर। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 लिखेंगे और जो भी आपको सही लग रहा है, और मैं आशा करता हूं कि इस प्रश्न का जो है सही उत्तर आप लिखेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बहुत ही आसान प्रश्न है और कई बार मैं करा चुका हूं ये। तो देखिए अगर हम बात करें एक ऐसे लेवल ऑफ टीचिंग, एक ऐसे जो है सोच पर या शिक्षण का एक ऐसा तरीका जो फोकस करता है चिंतनशील सोच पर, प्रॉब्लम सॉल्विंग और रिफ्लेक्टिव थिंकिंग पर, समस्या समाधान पर, तो वो कौन सा होगा। अगर समस्या समाधान के बारे में बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग और चिंतनशील स्तर, तो ये हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, हॉट्स हम इसको कहते हैं, है ना। और हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल जो है, हॉट्स जो है ना, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि ऐसे आप जो है ये पिरामिड देखेंगे तो सबसे नीचे आता है आपका मेमोरी स्तर, मेमोरी लेवल, इसके बाद आता है आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल और फिर आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। मेमोरी लेवल पे हम बात करते हैं चीज़ों को रटते हैं, यहाँ पर रटने के बारे में, है ना, मेमोराइज करने के बारे में, मगिंग हो गया, क्रैमिंग हो गया, ये सब आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल में रिलेशनशिप हम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बिल्ड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट होता है और दो चीज़ों को जोड़ के देखते हैं उनके बीच में क्या संबंध है उसको साबित करते हैं। वही अगर रिफ्लेक्टिव लेवल में बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, यहाँ पर हम बात करते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल में कुछ क्रिएट करने के बारे में, क्रिएशन के बारे में। अगर हम रिफ्लेक्टिव लेवल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम बात करते हैं किस चीज़ के बारे में, रिफ्लेक्टिव थिंकिंग या जो चिंतनशील सोच है इसके बारे में। तो आई होप कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपने सही दिया हो, ये होगा सी, रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग जो है इनकरेज करता है जो विद्यार्थी हैं इनको कि वो बहुत ही गहन विचार करें, डीप थिंकिंग करें, चीज़ों को एनालाइज करें, प्रॉब्लम को सॉल्व करें। और ये मोस्ट एडवांस लेवल माना जाता है टीचिंग में, है ना, सबसे एडवांस लेवल है टीचिंग का। और इसका एम है कि इंडिपेंडेंट थॉट आ जाए, यानी जो शिक्षक सिखा रहा है उससे स्वतंत्र जो स्टूडेंट है, जो शिक्षार्थी हैं, वो खुद से भी कुछ सोच सकें और रिफ्लेक्ट कर सकें जो भी चीज़ें वो पढ़ रहे हैं उस पर कि क्या क्या चीज़ें नई हो सकती हैं। तो इससे इनोवेशन काफ़ी ज़्यादा बेहतर होती है, नवाचार को भी बढ़ावा मिलता है। तो ये है सी इसका करेक्ट आंसर। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है रिसर्च एप्टीट्यूड से, विच रिसर्च मेथड इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट ट्रेंड्स। बताइए कौन सी अनुसंधान विधि वर्तमान प्रवृत्तियों को समझने के लिए पिछले घटनाओं का अध्ययन करती है। पहला ऑप्शन है आपके पास प्रायोगिक अनुसंधान, दूसरा ऑप्शन है आपके पास वर्णनात्मक अनुसंधान या डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, तीसरा ऑप्शन है ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च और चौथा ऑप्शन है एक्शन रिसर्च या कार्य अनुसंधान। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही उत्तर होगा। देखिए अगर हम बात करें इसके सही उत्तर की तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 लिखेंगे, नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे और इसका सही उत्तर वहां पर आप मेंशन करेंगे। कई बार ये क्वेश्चन कराया जा चुका है तो मैं ये आशा करता हूं कि आप इसका सही उत्तर दे पाएंगे। ये बात कर रहा है पास्ट इवेंट के बारे में,
और हमें मालूम है कि अगर पास्ट इवेंट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो अगर हम देखें पहला ऑप्शन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, तो ये क्या करता है, ये हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना को टेस्ट करता है और ये कंट्रोल्ड कंडीशन में होता है ना, यानी एक लैब के अंदर होगा और यहाँ पर होता क्या है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, है ना। और हम यहाँ पर जो भी चर हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, इनको कंट्रोल करते हैं, है ना। हम जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर इफेक्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल का, तो ये तो होगा नहीं क्योंकि ये पास्ट इवेंट को स्टडी करने के बारे में नहीं है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है ना, ये फोकस करता है कोई भी करंट फेनोमेना है, अभी कोई भी जो भी घटना घट रहा है इसको डिस्क्राइब करने के लिए, और ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों होता है। मैंने पहले भी आपको बताया कि क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव दोनों हो सकता है, और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च जो है इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा क्योंकि ये करंट फेनोमेना को डिस्क्राइब करने के बारे में होता है। वही ऐतिहासिक अनुसंधान या हिस्टोरिकल रिसर्च के बारे में देखें तो ये होता है जहाँ पर आप पास्ट रिकॉर्ड को और डॉक्यूमेंट्स को स्टडी करते हैं समझने के लिए कि भाई करंट ट्रेंड में उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई कंपनी है और उसके वो जो है बैंकरप्ट हो गई, वो दिवालिया घोषित हो गई, और जैसे ही दिवालिया वो घोषित हुई तो उसके बारे में आपने केस स्टडी किया, बहुत ही अच्छे से उसके पूरे पास्ट इवेंट को समझा, और समझते हुए ये देखा आपने कि क्या क्या वहाँ पर गलतियाँ हुई हैं और उससे हम करंट में क्या सुधार कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर कॉन्टेक्स्ट लेने के लिए कि भाई आज का जो इशू है और पुराने जो पास्ट इवेंट है उनमें क्या हम डिफरेंसेस या सिमिलैरिटी देखते हैं, क्या जो है एक तरीके की चीज़ें हैं या फिर कुछ बदलाव हैं, इसको देखने के लिए भी हम हिस्टोरिकल रिसर्च करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। एक्शन रिसर्च में हम क्या करते हैं, एक्शन रिसर्च जो है इसमें इमीडिएट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के बारे में है कि अगर तुरंत कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ जाए तो इसको सॉल्व करने के लिए हम जो एक्शन रिसर्च है इसको करते हैं, और ये एजुकेशनल सेटिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है कि अगर आप मान लीजिए कक्षा में आप पढ़ा रहे हैं और विद्यार्थियों को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वहाँ पर आप एक्शन रिसर्च का यूज कर सकते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर आपको मिल गया और आपने भी सही उत्तर दे दिया हो। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा 8वां प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एजुकेशन। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। पहला ऑप्शन है आपके पास संपत्ति को बढ़ावा देना, प्रमोटिंग मटेरियल वेल्थ। दूसरा ऑप्शन है आपके पास एनहेंसिंग एम्पैथी एंड कंपैशन यानी सहानुभूति और करुणा बढ़ाना। तीसरा ऑप्शन है आपके पास फॉस्टरिंग कंपटीशन यानी प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना। और चौथा ऑप्शन है आपके पास टीचिंग टेक्निकल स्किल्स यानी तकनीकी कौशल सिखाना। बताइए इनमें से सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 8 लिखेंगे और नीचे कमेंट सेक्शन में जाएंगे, वहां पर जाकर अपना सही उत्तर दे देंगे। देखिए ऑलरेडी 20 मिनट से ऊपर की वीडियो हो चुकी है, और अगर आप यहाँ तक इस वीडियो को देख रहे हैं यानी आप एक सीरियस लर्नर है और आप जो है JRF अचीव करना चाहते हैं, और आप करेंगे भी, इतना मुझे विश्वास है। क्योंकि जो भी हमारे लर्नर्स हैं जो बहुत सीरियस रहते हैं और डेली इन प्रैक्टिस सेशंस को करते हैं, आप देखिएगा, मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आपका 40+ क्वेश्चन नहीं सही हो गया तो आप आके मुझसे कहिएगा, है ना। 40+ क्वेश्चन यू विल स्कोर ईजिली, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप वहाँ देखोगे वो आप पहले से सॉल्व कर चुके होंगे, है ना। तो ये चीज़ें जो है मैं गारंटी देता हूँ, आप इन सेशंस को बिल्कुल मिस मत करिएगा, है ना। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोर प्रिंसिपल ऑफ वैल्यू एजुकेशन, बताना है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सा मूल्य शिक्षा का मुख्य सिद्धांत है। अगर हम वैल्यू एजुकेशन के बारे में बात करें तो इसका मेन फोकस क्या होता है, एथिकल वैल्यूज़, एथिकल वैल्यूज़ को बिल्ड करना, है ना। जैसे एम्पैथी हो गया, आप जो है सहानुभूति, और कंपैशन हो गया, किसी के प्रति जो है आप कितना कॉम्पैशनेट हो, कितना ऑनेस्ट हो, कितनी ईमानदारी है आपके अंदर, और आप झूठ नहीं बोलते हो। तो ये जो है सभी आपके वैल्यू एजुकेशन में आ जाता है। इसका एम होता है सर्वांगीण विकास, यानी आपके पर्सनालिटी को जो है ना बहुत अच्छे तरीके से डेवलप करना, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जिसे हम कहते हैं, और एक रिस्पॉन्सिबल और कॉम्पैशनेट मेंबर ऑफ सोसाइटी बनाना, है ना। एक रिस्पॉन्सिबल एंड कॉम्पैशनेट मेंबर ऑफ सोसाइटी, ताकि वो दूसरे के दर्द को भी आप समझ सको, सिर्फ अपने बारे में ही ना सोचो। तो पहला है मटेरियल वेल्थ को प्रमोट करना, ये तो फोकस हो ही नहीं सकता है वैल्यू एजुकेशन का, वो मटेरियल वेल्थ से दूर जाना है, ये तो कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा उसका, तो ये नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन है एनहांसिंग एम्पैथी एंड कंपैशन यानी सहानुभूति और करुणा बढ़ाना, हो सकता है। फॉस्टरिंग कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, देखिए वैल्यू एजुकेशन जो है ना ये कोऑपरेशन के बारे में बात करता है, तो याद रखिएगा कोऑपरेशन ओवर कंपटीशन, यानी कंपटीशन के ऊपर ये कोऑपरेशन, साथ में मिल के काम करने के बारे में बात करता है, तो ये नहीं होगा। प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना और टेक्निकल स्किल्स जो है ना ये दूसरे टाइप ऑफ एजुकेशन में टीच किया जाता है, ये वैल्यू एजुकेशन नहीं होता बल्कि टेक्निकल एजुकेशन में होता है, वो आपके वोकेशनल एजुकेशन में हो सकता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहानुभूति और करुणा बढ़ाना, एनहेंसिंग एम्पैथी एंड कंपैशन। तो वैल्यू एजुकेशन का कोर प्रिंसिपल यही है ना, और इसीलिए वैल्यू एजुकेशन या मूल्य शिक्षा जो है वो स्कूल में दिया जाता है। अब हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की तरफ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत
पर्यावरणीय विनियमों के प्रवर्तन के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 हु इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ एनवायरमेंटल रेगुलेशंस? पहला है आपके पास स्टेट गवर्नमेंट यानी राज्य सरकार, दूसरा है सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार, तीसरा है लोकल म्यूनिसिपल बॉडी यानी स्थानीय नगरपालिका निकाय, या फिर चौथा ऑप्शन है एनजीओ गैर सरकारी संगठन या नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बताइए जो भी इसका सही उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 9 लिख के, और उसका जो आपको लग रहा है सही ऑप्शन वो नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और बताइए नीचे कमेंट करके, और अपने दोस्तों से भी बताइए कितना बेहतरीन सेशन हम यहाँ पर डेली जो है करते हैं। यहाँ पर बात हो रहा है आपकी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के लिए, और कौन मुख्य रूप से जिम्मेदार है। अगर हम इन्वायरमेंटल रेगुलेशन को एनफोर्स करने के बारे में बात करें कि कौन जो है इन नियमों को ग्राउंड लेवल पे जारी करता है, हमने अभी पढ़ा है ये क्वेश्चन, है ना। तो आई होप कि इसका सही उत्तर आप दे पाएंगे। इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा और इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए हमने इसके बारे में पढ़ा था। अगर हम इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में बात करें तो उसके सेक्शन 3 के तहत जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर मिलता है कि वो रेगुलेट कर सकता है और इन्फोर्स कर सकता है इन्वायरमेंटल रेगुलेशन। और ये कब आया था? ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था, है ना, उसके बाद ही आया था। 1984 के आसपास वो हुआ और 1986 में जो है ये आया था। ये इसे बनाया गया था आपको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो देखिए ये जो है ना नेसेसरी मेजर्स जो भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए लेना चाहिए वो उसके लिए ये जिम्मेदार है। और इसमें आप कोऑर्डिनेटिंग एक्शंस देख सकते हो, स्टैंडर्ड्स सेट करना, है ना, नॉर्म्स बनाना, साथ ही साथ पेनाल्टीज़ भी लगा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को ये पावर होता है ना। तो जो मॉनिटर करना कि कंप्लायंस है कि नहीं पूरे भारत में, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज का भी रोल है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट जो वो चीफ अथॉरिटी होता है इस एक्ट के अंदर। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो प्राइमरी इन्फोर्सर नहीं है, तो ये नहीं होगा। लोकल म्यूनिसिपल बॉडी जो होता है ना, ये लोकलाइज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए काम तो आता है, असिस्ट तो करता है, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होता है। और वही अगर बात करें एनजीओ, तो ये एडवोकेट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, लेकिन इनके पास लीगल पावर नहीं होता है एनजीओ के पास। तो ये होगा इसका सही उत्तर बी, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, केंद्र सरकार इसका सही उत्तर होगा। आई होप कि इसका सही उत्तर आपने नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा हो। अब हम चलते हैं आज के अपने आखिरी प्रश्न पर, और आई होप कि आज के ये सारे ही प्रश्न आपको कुछ अलग लगे हों। देखिए बहुत कोशिश करता हूँ कि डिफरेंट क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊँ, और चूँकि पेपर 1 में एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ कंटेंट ही है, लेकिन उसी में से मैं आपको चाहता हूँ कि बार बार चीज़ों को करा के और अलग अलग तरीक़ों से क्वेश्चंस को देके आपके जो कॉन्सेप्ट है उसकी क्लैरिटी को मैं ला सकूँ। तो हमारा जो 10वां क्वेश्चन है डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन से है। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू क्रिएट मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज फॉर इंडियन लर्नर्स? बताइए निम्नलिखित में से कौन सी पहल विशेष रूप से भारतीय शिक्षार्थियों के लिए व्यापक ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स जिसे हम कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बनाने के लिए बनाई गई है? पहला ऑप्शन है आपके पास शोध गंगा, दूसरा ऑप्शन है आपके पास स्वयं, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ई पाठशाला, और चौथा ऑप्शन है आपके पास NIRF। तो क्वेश्चन नंबर 10 लिखेंगे और जो भी इसका करेक्ट आंसर है वो लिख देंगे। दूसरी चीज़ अब मैं आपको देता हूँ एक छोटा सा होमवर्क, स्वयं का जो फुल फॉर्म है वो नीचे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, है ना। स्वयं का फुल फॉर्म और इजी है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ भी चुका है, तो स्वयं का फुल फॉर्म जो है नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि क्या होता है इसका फुल फॉर्म, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वयं ही, है ना। स्वयं जो एक डिजिटल इनिशिएटिव है, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था एक फ्री मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स के तौर पे, और ये पूरे भारत में जो भी विद्यार्थी या शिक्षार्थी हैं उनके लिए अवेलेबल है। ये प्लेटफॉर्म जो है बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है या वाइड रेंज ऑफ कोर्स जो है ये प्रोवाइड करता है, और एक्सपर्ट्स द्वारा डेवलप किया गया है। याद रखिएगा इसको डेवलप किया है एक्सपर्ट्स ने, और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशन से आने वाले जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने इसको रेडी किया है। अगर हम बात करें शोध गंगा की, तो ये एक रेपोजिटरी है जो कि PhD थीसिस के लिए यूज होता है, और ये एक मूक प्लेटफॉर्म नहीं है, तो ये तो नहीं होगा। ई पाठशाला जो है ये डिजिटल टेक्स्ट बुक और रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, मूक्स के लिए नहीं होता। और NIRF जो है ना ये रैंकिंग देता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क होता है ये, और ये मूक से रिलेटेड नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी। और आई होप कि इस क्वेश्चन नंबर 10 का भी आपने सही उत्तर दिया हो। कितने प्रश्न आपके सही हुए नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, और साथ ही साथ आज की हमारी ये क्लास, आज का हमारा ये डिस्कशन सेशन आपको कैसा लगा वो मेंशन करिएगा। जितने भी ऑप्शन हैं वो मैंने यहाँ पर दे रखा है, और जब आपको ये PDF सारे मिलेंगे तो वहाँ पर ये आपको हेल्पफुल होगा। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया हो। यहाँ तक अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो आपको बहुत बहुत मैं बधाई देता हूँ कि आप बिल्कुल अग्रसर हैं JRF या नेट अचीव करने के पथ पर। चलिए इस वीडियो में यहीं तक, थोड़ा सा लंबा सेशन हमारे यूजुअल सेशन से हो चुका है। मैं मिलता हूँ आपसे अगले डिस्कशन सेशन के साथ कुछ नए प्रश्नों के साथ। टिल देन आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।